नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और हमारे साथ में चर्चा करने के लिए आज सत्येंद्र जी हैं, जो कि भूतपूर्व सैनिक है और सूबेदार भी रह चुके हैं। सर, आप बुलंदशहर से लगातार पिछले 50 दिनों से जंतर मंतर पे आ रहे हैं, तो अब तक आपने क्या देखा? जंतर मंतर पे क्या बदलाव हो रहा है आप लोगों की मांग को लेकर के? जी, सबसे पहले मैं जो आप लोग जो मीडिया है, लोकल मीडिया, इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग हमारा साथ दे रहे। जो ये गोदी मीडिया है वो तो हमारा साथ नहीं देगी, यानी ये समझ लो कि अब जो चौथा पिलर है वो ख़त्म हो चुका है, आप ही उसको संभाले हुए हो। अभी लगातार 50 दिन हो गए आप लोगों की मांग को मांगते हुए, पर अभी तक सरकार के तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके आगे और क्या सोच रहे हैं आप लोग? आगे तो अभी नहीं सोच रहे हैं, लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, उसको घुटने पे हम ला देंगे। और जो है, सरकार से ज़्यादा बड़ी गलती हमारे गद्दार सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की है। सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। 66,338 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है, लेकिन वो सरकार की गलती ये है कि उन्होंने गलत हाथों में दे दिया। जिनका हक नहीं बनता था, मैं उनका सबूत दूंगा क्यों नहीं बनता था। OROP पे हमारे वरिष्ठ अधिकारी का कोई हक नहीं था। OROP सिर्फ जवान से लेकर सुविधा मेजर तक थी, लेकिन वो पूरा का पूरा पैसा डकार गए वो। तो इसमें आप लोगों के हित को लेकर के ही तो सरकार के समक्ष उन्होंने अपनी बात रखी थी ना? नहीं, हमारा हित नहीं सोचा उन्होंने। सिर्फ हमारे कंधे पे बंदूक रखकर और अपना उल्लू सीधा कर दिया। सरकार को गुमराह किया गया और सरकार गुमराह में आ गई, उनके धोखे में आ गई। हमारी पीठ में पेट में छुरा भोंका गया, हमको ठगा गया, हमें छला गया। क्या ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी मानते हैं इसको आप? हाँ, सरकार की नाकामी है, सरकार की गलती है, लेकिन जो है सरकार से बड़ी गलती छल हमारे साथ जो किया है वो हमारे वरिष्ठ सेना के अधिकारियों ने किया है। उन्होंने हमारे साथ दगा किया है, हमारे साथ गद्दारी की है। मैं खुले रूप में बोलता हूँ, हमारा जो वरिष्ठ अधिकारी है वो देश का गद्दार है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर हमारे पास आ रही है कि कुछ जो कर्नल, जर्नल और बड़े अफसर हैं वो आपके धरने में सपोर्ट करने के लिए उतर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनको हम जूतों की माला डालेंगे, यहाँ नहीं आ सकते। बिल्कुल बॉन्ड है, आउट ऑफ बॉन्ड है उनके लिए। यहाँ आ नहीं सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। वो हमको बरगलाने के लिए, वो हमारा जो पहले मिसयूज किया है, जो हमारी संख्या बल दिखाया गया, वो सिर्फ ये सोच रहे हैं ऐसा बोलकर, ऐसा दिखाकर वापस जो है हम इनके आगे खड़े हो जाएं और ये जैसे जवान ये पीछे खड़े हो जाएं। ऐसा अब होने वाला नहीं है। हम धोखा खा चुके हैं, अब धोखा सहन नहीं करेंगे हम। अगर प्रधानमंत्री जी आप लोगों के जेसीओ जवान में से कुछ लोगों को बुलाएं बातचीत करने के लिए, तो उसके लिए आपने बंदे को अपने चुना है, एक्टिव किए हैं आपने? हाँ, बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो बुलाएं तो सही। हम तैयार हैं, अपनी मांगे हमने रख रखी है और वैसे भी पहुंचा रहे हैं। वो मांगे लेके जाएंगे, जब वो कॉल करेंगे बताएंगे कि हम मिलना चाहते हैं और वो क्या क्या मांगे हैं, हम देंगे उनको, मांग सौंपेंगे। अभी बीच में ये भी खबर आई थी कि आप लोगों की बात जो है नेशनल मीडिया टेलीविज़न पर दिखा रही है पिछले 3 तारीख को। नहीं, कुछ नहीं दिखा रही, सिर्फ बकवास है। वो एक समाचार में दिखा दिया मोटा मोटा कि बुलंदशहर में ये हुआ, मेरठ में ये हुआ, जिलों के बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उससे सरकार में घबराहट पैदा हो गई है, अफसरों की पिंडलियाँ कांपने लग गई हैं, अफसर भी दहशत में हैं। जो उन्होंने हमारे साथ गुनाह किया है उनको समझ में नहीं आ रहा अब करें क्या। गुनाह तो कर दिया, अब वो गुनाह कैसे मिटेगा? जो गद्दारी किया उन्होंने, वो गद्दारी कैसे ख़त्म होगी? ऐसे नहीं हो सकती। आप ही के अफसर, जो बड़े बड़े रैंक के अफसर हैं, वो टेलीविज़न पे बैठते हैं और डिबेट करते हैं और वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हाँ, वो बोलते तो हैं, वो मूँछें बड़ी बड़ी मूँछें लेके जो वहाँ बातें करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए तुम में से कौन सा जख्मी हुआ है? तुमने कितने आतंकवादी मारे हैं? क्या कोई आतंकवादी मारा है? क्या कोई ये बैटल कैजुअल्टी हुआ है? मैं हुआ हूँ। कितने कमांडो इंस्ट्रक्टर रहे हैं? कितने ने कमांडो किया हुआ है? मैं रहा हुआ हूँ कमांडो इंस्ट्रक्टर। सारी खूबी है मेरे अंदर,
मैंने आतंकवादी भी मारे हैं, मैं बैटल कैजुअल्टी भी हुआ हूँ, और मैंने दुश्मन के भी बहुत लोग मारे। तो नाराज़गी आपकी फिर क्यों है? जब आपने इतने बहादुरी के काम किए हैं, फिर नाराज़गी अफसरों से क्यों है? कहीं ना कहीं ये सीख तो अफसरों ने दी आपको, गाइडलाइंस तो अफसर ही देते हैं आप लोग को। गाइडलाइन कुछ नहीं है, इन्होंने हमारा फ़ायदा, शहीद होता है हमारा जवान जेसीओ और मेडल ले जाते हैं, ये वीरता पुरस्कार ले जाते हैं, ये देश के गद्दार हैं, पहले से थे। मतलब मैं तो बोलता हूँ कि जन्म सिद्ध गद्दार हैं, जन्मजात गद्दार हैं। ये 75 साल से हमारे साथ गद्दारी करते आ रहे, क्यों ना बदलने दे रहे। 1911 के अंग्रेजों का कानून, अंग्रेज अफसर होते थे, नीचे जेसीओ जवान इंडियन होते थे, तो वो तो अपने हिसाब से बनाया है ना। अभी मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, बहुत बड़ी डीजे मारते। मैं आज आज़ादी का महोत्सव भी मना रहे ये वर्ष, अमृतकाल चल रहा है। लेकिन अमृतकाल सिर्फ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का है, नेताओं का है और हमारे उद्योगपतियों का है, बड़े बड़ों का। हमारे लिए तो यह जहर काल है। भारत विश्व गुरु बन गया और आप कह रहे कि जहर काल चल रहा है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, क्या कोई सा भी गुरु बन जाओ, विश्व गुरु नहीं डबल विश्व गुरु बन जाओ, लेकिन हमारे लिए जहर काल है। और वो जो विश्व गुरु बना है वो भी कोई आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण नहीं बना, या इन अधिकारियों के कारण नहीं बना, हमारे जेसीओ जवान के कारण बना है। अधिकारी पीछे पड़ा होता है, लैट्रिन छूट निकल जाती है उनकी, मैं खुले शब्दों में बोलूँगा, साबुन का पानी पी लेते हैं वो लड़ाई में। आगे जवान जेसीओ लड़ता है, गोली वो खाता है। ये जितने बहादुर हैं हमें पता है, हमारा श्रेय शहीद होते हैं हम, और हमारे श्रेय ये ले जाते। जैसे मेरे को हर 71 का हो, 62 का हो, करगिल वार हो, श्रीलंका वार हो, श्रीलंका को तो युद्ध में शामिल ही नहीं करते। श्रीलंका में जितना हमारा जवान जेसीओ कैजुअल्टी हुआ है, किसी भी लड़ाई में नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा शहीद हुआ है श्रीलंका में, वो लड़ाई नहीं तो क्या थी। तो आज एक तरफ भारत के अंदर जो है कि जवान सड़कों पे है, एक तरफ किसान सड़कों पे है, तो ये कितनी बदनसीबी है भारत की। ये देश के दुर्भाग्य है, देश के लिए दुर्भाग्य है। और हमारे पीएम साहब को भी सोचना चाहिए कि ये जो है विदेशों तक जा रही है ये बात। जिस देश का सैनिक सड़कों पे आ जाए, जिस देश का किसान सड़कों पे आ जाए, वो देश कितना महान है, दुनिया देख रही है। इनकी बातों से जो है ना, जो जुमलेबाजी से कोई महान नहीं बन जाता, ये जुमलेबाजी ने ख़त्म करना पड़ता था। इन्हीं की जुमलेबाजी थी कि ओआरओपी पे हक हमारे जवान का है, जेसीओ का है, जो कम सर्विस करते हैं जल्दी पेंशन आ जाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ ओआरओपी पे अफसर का क्यों अधिकार नहीं है, ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ मैं, सबूत के साथ में। जो तीसरा वेतन आयोग लागू हुआ, उस समय तक तीसरा वेतन आयोग लागू होने से पहले तक, जिस दिन लागू हुआ उस तक हमारा जवान से लेकर सूबेदार में जो पेंशन मिलती थी 75% मिलती थी, हमारे अधिकारी को 30% थी। इनको तो मतलब 50 कर दी और हमारा भी 50 कर दी। वो देश को ऐसे बरगलाया गया, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जो तीसरा वेतन आयोग है उसकी सिफारिश कराई गई कि जैसे ही युद्ध हुआ है 71 का, इसके देश की हालत थोड़ा स्थिति कमज़ोर हो गई है। हमने भी माना, क्योंकि देश पहले है हमारे लिए, हम बाद में हैं, देश प्रथम है हमारे लिए और रहेगा। उन्होंने बोला 2-4 साल बाद में जैसे ही स्थिति संभल जाएगी वापस 75 कर दिया जाएगा। वो और आरोपी का आधार एक है, आरोपी में भी यही है, कम सर्विस में, कम नौकरी करके, कम एज में जो जल्दी पेंशन आ जाता है उसके लिए था। जो 75% था वो भी आधार यही था और ओआरओपी का आधार यही है। इसलिए ये अफसरों के लिए नहीं है। कोई अफसर मेरे से आकर डिबेट करे, ये लेकर ले अफसर लिए पूरा अफसर ले गए। जो 3% लोग हैं वो 97% पैसा खा गए, अनऑथराइज खा गए, डकार गए हमारे हिस्से का। और जो हम 97% है उसको 3% में गुजारा करना पड़ा। ओआरओपी 1 में भी हमारा नुकसान हुआ। ये हमारा जो है
शालीनता का, सहन शक्ति का हमेशा परीक्षा लेते रहे। हम 75 साल से अपनी परीक्षा देते रहे और इनके पैरों पर खड़ा रहे, अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम अनुशासित लोग थे और अभी भी अनुशासन नहीं है, अनुशासित ही है। यहाँ बैठे अनुशासन के अनुसार ही बैठे हैं। जो संविधान का आर्टिकल 19 है वो हमें इजाज़त देता है यहाँ बैठने की, उसके अनुसार बैठे हैं, अनुशासन में बैठे हैं। कोई गैर अनुशासन की कार्रवाई नहीं कर रहे, अनुशासन के तहत ही कर रहे हैं हम सब कुछ। तो इस तरीके से लगातार धरना कब तक चलता रहेगा? कब तक आप लोग परेशान होते रहेंगे? ये धरना जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारी मांगें नहीं मान लेते तब तक ये धरना चलता रहेगा। आजीवन चलता है तो चलने दो, यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। चलिए, ये बात आपने बता दिया कि यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, तो आप लोगों को फंडिंग कौन कर रहा है ये भी बता दीजिए। कोई फंडिंग नहीं कर रहा। या क्या फंडिंग है, क्या खर्चा हो रहा है? यहाँ भाई खाना है या तो कोई ले आता है, कोई ना कोई। अभी है, अभी 2 साहब लोग आए थे कि खाने के लिए कुछ ला सकते हैं, मैं खाने के ला सकते, मैंने फिर वो बाजार गए, अभी लेके आने वाले हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ कोई आलीशान हमने कुर्सियाँ डाल रखी हैं या कोई बड़े माइक मुँह लगा रखे हैं? वो छोटा सा माइक है, वो भी कहीं से लाया हुआ है। दरी बिछा रखी है नीचे। क्या वो है? 3 स्टूल खरीदे बस हमने। तो क्या फंडिंग है? क्या ज़रूरत है फंडिंग की? कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये लोग दिखा करके, ढोंग ढकोसले करके और फंडिंग इकट्ठा करने में लगे हुए हैं सारे। नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता यहाँ, या किसी से भी कोई भी पैसा नहीं मांगा जाता। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से देता है तो उसको पर्ची देते हैं, उसको हिसाब दिया जाएगा। आज जैसे हमारा एक जॉइंट एक्शन कमेटी बन रही है ND तिवारी हाउस में, जो अपना दीनदयाल उपाध्याय जी रोड है उसके ऊपर है, नई दिल्ली के पास में, नई दिल्ली स्टेशन के पास में। तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ वो लोग सवाल रहे। अभी जो ये टीम थी ये साहब वाली, ये बोलते हैं कि भाई सबका हक है, अपना सवाल हो, अपना हिसाब देंगे, वो जो भी पैसा आया है हिसाब देंगे, चलाओ आगे, बोलो हम पीछे से सपोर्ट करेंगे। बात भी सही है भाई, ये तो सभी का है, पूरा एक्समैनों का ग्रुप है ना। अभी जो है जो बटे हुए छोटे छोटे ग्रुप, उनको थोड़ा सा जॉइंट एक्शन कमेटी के नाम से जोड़ दिया गया हमें, ताकि थोड़ा जोश और पैदा हो जज्बा लाने के लिए और उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। तो अभी जो है कि विपक्ष के नेता आप लोग को समर्थन देने के लिए, सहयोग करने के लिए आ रहे हैं लगातार, तो आप उनका समर्थन क्यों नहीं ले लेते, जिससे काम आपका जल्दी हो जाएगा? भाई बात ऐसा है, ये कोई राजनीतिक जो है मुद्दा नहीं है, कोई राजनीतिक धरना नहीं है। ये हमारा पूर्व सैनिकों का धरना है। हम राजनेता को किसी को नहीं आने देने। आपने देखा होगा 20 फरवरी को यहाँ आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आए थे, 1-2 और आए थे, उनको हमने स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, हाथ जोड़ कर कह दिया नहीं, आपको स्टेज नहीं देंगे हम। ये राजनीतिक धरना नहीं है, ये हमारे देश के सैनिकों का मुद्दा है, जो हम अपना खुद लड़ना जानते हैं। अपने पैरों पे हमने खड़ा होना सीख लिया है। 75 साल से हम अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पैरों पर खड़े थे और वो हमेशा हमें ठगते रहे, वो हमारे साथ गद्दारी करते रहे। किसी भी देख लो, ORP 1 में देख लो, बंदूक हमारे कंधे पर रखी, संख्या बल हमारा दिखाया है सरकार को, देखो हमारे साथ कितनी संख्या बल है, और उल्लू सीधा किया अपना, हमारे साथ गद्दारी की, सारा का सारा बाहर बोलते थे, हमको भिखारी बना दिया, हमारे कुर्ती कमीज फड़वा देते थे। देखो हमारा जवान फटा हुआ शर्ट में है, देखो हमारे जवान के हाथ में कटोरा है। और ये जो आगे जो बढ़ाया, जो उन्होंने कागजी कार्रवाई की, उसमें जवान का नाम नहीं, जेसीओ का नाम नहीं। एक जवान और हवलदार को, एनसीओ को कितना मिला है? नमक के बराबर, आटे में नमक ना के बराबर। जेसीओ साहब का कोई नाम नहीं है, उनको तो आउट ही कर दिया। तो इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, छल किया, कपट किया है। हम इनका अब ना सहयोग चाहिए, ना इनको हम नज़दीक आने देंगे।
तो इस तरीके से लड़ाई लड़ते लड़ते जो है कि बहुत सारे सैनिक जो है दूर दराज जगह से आ रहे हैं, उनको काफ़ी परेशानी भी तो हो रही है ना? हाँ, परेशानी तो होगी। बताओ, कोई केरल से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई आंध्र प्रदेश से आ रहा है, कोई उड़ीसा से आ रहा है, कोई बंगाल से आ रहा है, कोई झारखंड से, कोई छत्तीसगढ़ से, नक्सलबाद इलाकों से भी यहाँ लोग आ रहे हैं। तो परेशानी होना तो स्वाभाविक है, लेकिन वो परेशानी हम झेलना जानते हैं। हमने सेना में बहुत परेशानी उठा चुके हैं। 7 दिन बगैर खाने के लड़े हम। श्रीलंका लड़ाई में 7 दिन तक हमें कोई खाना नहीं मिला। हम लड़े हैं, हमें मतलब आता है समस्या से सुलझना, कैसे समस्या से सुलझना है, कैसे समस्या से पार होना है, हमको सब आता है। अच्छा, ये भी बता दीजिए, जो आज जो मीटिंग चल रही है उसका रिजल्ट क्या आने वाला है? रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और इसकी वजह से आज जो मीटिंग चल रही है, सरकार की कपकपी बंधी हुई है, अफसरों में कपकपी बंधी हुई है। कई मैसेज आ रहे हैं कि साहब लोग, अफसर लोग, वरिष्ठ अफसर जो आना चाहते हैं, तो बता दिया साहब, धरने पे जूतों की माला डाली जाएगी उनके गले में। उनके लिए धरना नहीं है, उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है। अब जो है हम संभल चुके हैं, हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है। अब तक हम उनके गुमराही में आते रहे, लेकिन अब उनके गुमराही में नहीं आएंगे। हम मंच से तो ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे जो अफसर हैं, जो आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं, कुछ लोग का समर्थन मिल रहा है और वो सही है, तो हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल नहीं लेंगे, हम कोई समर्थन नहीं लेना है हमें। वो जो है मूछें 4-4 इंच की मूछें रखने वाले ना, और वो जो है डिबेट में डींगे मारते हैं। मैं फिर बताता हूँ, उनसे अगर कहीं मौका मिल जाए तो पूछिए कितने युद्ध लड़े, तो आप उस युद्धों में कितने जख्मी हुए हो? हुआ है कोई अधिकारी उनमें जख्मी? किसी ने कोई वीरता पुरस्कार जरूर ले लिए होंगे, शहीद जवान जैसे हुआ होगा, वीरता पुरस्कार ले लिए होंगे, लेकिन जो है एक शेर भी याद आ रहा है, ना उन्होंने कोई आतंकवादी मारा है, ना वो जख्मी हुए हैं, ना कोई युद्ध लड़े हैं। युद्ध में पीछे होता है, आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है तो अफसर पीछे होता है, जवान जैसे जी मुकाबला करते हैं। कमांड तो अफसर ही देते हैं आप लोग को। अरे पीछे बैठा हुआ क्या कमांड देगा? जो हमें करना है हम करेंगे, वो तो हम करते ही हैं। हमें पता है उनसे ज़्यादा कि इससे कैसे सुलझना है। जो वहाँ होता है, भाई आतंकवादियों से मुकाबला कर रहा है, अफसर पीछे बैठा है, अफसर को ज़्यादा पता है कि गोली कहाँ से चल रही है, आतंकवादी कहाँ छिपा है, इसको कैसे कंट्रोल में करना है। या वहाँ जो मौजूद है, जो इनकाउंटर में शामिल है, उसको ज़्यादा पता है। अफसर को क्या पता है? अफसर के बगैर तो आप पानी भी नहीं पी सकते सर। हाँ, वो अंग्रेजों का जो बनाया हुआ कानून है 1911 के, उनके अनुसार हम जो है सेना में हमारा जवान बोल नहीं सकता। बाकी हमारा जवान इतना दुखी है, और एक वीडियो मैंने आपके पास भेजा है कल शाम को, आप उस वीडियो को देखना। 56 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है, और आज वो जेल में पड़े हुए हैं। एक वही साइकी प्रथा के लिए 18 जेसूसों का कोर्ट मार्शल हुआ है। पूरा रेजिमेंट टूट गया, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये कलंक है सेना के नाम पे। हमें शर्म आती है इनकी बुराइयां बताने में, लेकिन इन हरामखोर गद्दार अफसरों को कोई शर्म नहीं आती। क्या पता जो उनको कोर्ट मार्शल हुआ है, उनकी कहीं ना कहीं कमी रही होगी, गलती रही होगी। कोई गलती नहीं रही, कोई गलती नहीं रही। आप उस वीडियो को पहले देखना, फिर मेरे से क्वेश्चन करना, मैं बताऊंगा। एक सहायक था, उसके साथ गलत कुछ हुआ होगा, उसको आरोप लगा दिया कि मैडम को छेड़ा इसने, बस इतना ही है, यही आरोप है। मैडम को बुरी नज़र से देखा। अरे कौन सी बुरी नज़र से देखा? इसमें अगर जांच होगी तो निकल कर ये आएगा, मैडम कुछ बुरा कराना चाहती थी उस जवान से, जवान ने नहीं किया, और ऐसा ही होता है। मेरे पास बहुत केस हैं, वो नहीं किया उसने। आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकता हूँ। उनको इतना शर्म नहीं आया, पूरा रेजिमेंट टूट गया। 226 आरटी रेजिमेंट, फील्ड रेजिमेंट, 226 आरटी फील्ड रेजिमेंट, वो खत्म है। अफसरों का कुछ नहीं हुआ है, जांच ही नहीं होगी। भाई अंग्रेजों के कानून है, जांच करने वाले भी वही हैं,
ऑफिसर रैंक के हैं, हमारे आर्मी के अधिकारी हैं। अगर सिविल में ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा केस, चल रहा है, भेज रहे हैं लोग, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है। जो बेचारे जेल में पड़े हैं उनके बच्चों का ही गुजारा कैसे हो रहा है। तो मैं सरकार से इसके ऊपर भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे, 1911 के कानून ख़त्म करे ताकि ये अफसरशाही थोड़ा कम हो और इन अफसरों पर लगाम लगाए, अफसरशाही ख़त्म करे। ये जो है बड़े लोगों का जो है मतलब पार्टी है, अफसरों का अमृतकाल है, नेताओं का अमृतकाल है, और हमारे जो है बड़े पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, उनका अमृतकाल है। थोड़ा सोचा इस पर विचार, अमृतकाल हमारा भी आना चाहिए। क्यों हमारा जहरकाल हो रहा है? जवान का जेसो का क्यों जहरकाल में डाल रखा है? एक जेसो जो जूनियर कमीशन अफसर होता है, मेरे पास कॉपी है, बहुत बड़ा तहसीलदार का पद का बराबर होता है, बीडीओ के रैंक का होता है, जो सिविल के ये कुलपति वगैरह हैं, कुल सचिव हैं, उनके बराबर का होता है। उसको इन्होंने एक हवलदार पुलिस का, जो दिल्ली पुलिस का हवलदार है, उसके बराबर लाके खड़ा कर दिया है। और इन गद्दारों की वजह से, हमारे अफसरों की वजह से अपनी सेना को इन्होंने गड्ढे में फेंक दिया, झोंक दिया इन्होंने गड्ढे में। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सूबेदार सत्येंद्र जी जो है बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, पर अगर उनसे सबूत मांगा जाए तो इन बातों का कोई सबूत नहीं मिलेगा। हाँ, उनको आप क्या कहेंगे? हाँ, पूरा सबूत मिलेगा, पूरा सबूत, एक नहीं कई सबूत दूंगा। मेरे पास सबूत है। जब ये बोल रहा हूँ मैं इतना दहाड़ के, मैं भी 2-3 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी झेल चुका हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं था। वापिस जो है सीओ को मेरे पैर पकड़ने पड़े हैं, वापिस गोदी भरनी पड़ी है। बोल दिया कोर्ट मार्शल होगा सीओ को, तब भी बोलो सत्येंद्र साहब बचा सकते हैं, हाथ पैर जोड़ लो, इनकी खुशामद कर लो। मेरे को इसलिए मानना पड़ा कि मेरा कुछ जवान और जेसू जी फंस रहे थे, क्योंकि अफसरों का हुक्म चलता है, गलती जवानों से करा लेते हैं, जेसू साहबों से करा लेते हैं, इसलिए मेरे को उस पर साइन करना पड़ा, उसको ख़त्म करवाना पड़ा। नहीं तो जो है कई लोगों का सीओ तो जाता, मेरे को कोई गम नहीं था, लेकिन मेरे निर्दोष जवान जेसू जा रहे थे, उस वजह से मेरे को झुकना पड़ा, साइन करने पड़े। अगर मैं साइन नहीं करता, बटालियन फील्ड में थी, फील्ड में ही रहती। बड़ी मलाई है इन लोगों की। एक सीओ है, अरबपति बन जाता है वो 2-3 साल की कमान में। ये जो लगातार धरना आप लोग का चल रहा है, इससे जो बॉर्डर पे जवान तैनात हैं उनका मनोबल भी तो कम हो रहा है ना कहीं? उनका मनोबल कम नहीं हो रहा। ये धरना हमारा तो है ही, लेकिन उनके भी हित में है, उनको भी हित में है। जो हमसे उम्मीद जगी है उनको कि हमारे पूर्वज, जैसे हम बोल देते हैं हमारे पूर्वजों ने 75 साल से कुछ नहीं किया, ऐसे वो भी तो बोलते हैं हमारे लिए, लेकिन अब ये बोलेंगे हाँ हमारे पूर्वज हैं और कुछ कर रहे हैं। भाई ये हमारा नहीं, उनके भी ऊपर तो है। जो अभी जो पेंशन आ रहा है उसको पेंशन और कम कर रहे हैं, उसका पेमेंट कम कर रहे हैं। जो पहले था उसको ज़्यादा था। हम लोग, जैसे मैं सूबेदार हूँ, 32,500 पहले ले रहा था, अब जो आ रहे हैं उनको 28,000 29,000 मिल रहे हैं और कम मिल रहा है। तो ये लड़ाई जो है उनकी भी है। ये 28,000 हमारे और 15-16 लाख, और 28 लाख हमारे और 15-16 लाख मतलब जो हमारे सैनिक सेवारत हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, जिनमें से 1 लाख हमारे सैनिक जो इस बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, जो शायद प्रथा के अधीन काम कर रहे हैं, देश सेवा नहीं करके वो इन गद्दारों की, अफसरों की, उनके परिवारों की सेवा में लगे हुए हैं। तो सेवा करना कोई बुरी बात तो नहीं है? नहीं, किसके लिए भर्ती होता है? देश सेवा के लिए भर्ती होता है। और काम कर रहा है वो अफसर के घर में, उसके परिवार की, उनकी सेवा कर रहा है। क्या उसकी ड्यूटी कुत्ते घुमाने की है? क्या उसकी ड्यूटी अफसरों के बच्चे खिलाने की है? लड़ाई के लिए भर्ती होता है, लड़ाई में ट्रेनिंग उसकी सही नहीं होती है, और वो बोलता भी है चुप खड़े रहो। ये जो जवान एक जो है अभी इसका है जौनपुर का, कल CCN भी गए, दिनेश घर भी गए हैं,
दिनेश जैन भी गए हैं, तो वो जवान वही तो है। जवान अपनी जान बचा के भाग के आया है रात के अंधेरे में, रात को 12 बजे तार पार करके, नहीं तो उसको मारने का अंदेशा था, उसको मार डालते ये लोग। और सहायक के ऊपर हुआ उसका नाजायज शोषण होता है। तो नाजायज शोषण किस तरीके से हुआ जो उसको जान बचा के भागना पड़ा? अरे नाजायज शोषण यही है भाई, देश सेवा के लिए भर्ती हुआ है ना वो। हाँ। जो 40,000 तनख्वाह ले रहा है, 1 लाख का लगाओ, हमारे 1 लाख जवान उसी काम में लगे हुए हैं, जो अफसरों की और उनके परिवार की सेवा कर रहे हैं। कोई कुत्ते को मारा है, कोई अपना मैडम का लिए खाना बना रहा है, कोई मैडम का झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई उनके बर्तन साफ कर रहा है, कोई उनका जो है अंदर कपड़े धो रहा है। तो ये काम है क्या सैनिक का? सैनिक इसलिए होता है क्या? तो देश के लिए होता है सैनिक। तो अपनी मर्जी से गया होगा ना? मर्जी से कैसे जाएगा? मर्जी से कोई जाता है क्या? पत्ता नहीं हिल सकता मर्जी से, बाई ऑर्डर जाता है। ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा उसे, उसको धमकी दे दी जाएगी, क्वार्टर गार्ड में बंद कर देंगे, जेल भिजवा देंगे, तब जाता है वो। ऐसे कैसे जाएगा? ये सत्येंद्र सिंह सूबेदार थे बुलंदशहर से। इनका विचार आप लोगों को कहाँ तक सही लगता है, कहाँ गलत लगता है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।